So I welcome Gurmeet Khanna ji. She is a successful banker with PNB Bank, and we celebrate her as a woman, as a strong mother, supporting wife, and a social activist. And she is associated with Hemophilic Federation of India since last 30 years. तो हम hemophilic के बारे में जानते ही नहीं हैं. तो I would like to invite गुरमीत खन्ना जी. आप हमें hemophilic के बारे में पहले बताइए जी. हेलो कंचन जी और आपके सभी मेंबर्स को मैं पहले तो अभिवादन करना चाहूंगी उनका सबका, और उसके बाद मैं आपको थैंक यू बोलूंगी क्योंकि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जहाँ पे आपके पास ढेर सारी वुमेन आती हैं और ये वुमेन प्रोग्राम है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे उनसे कनेक्ट करवा रही हैं। जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, बैंकिंग करियर तो एज यूजुअल नॉर्मल बहुत अच्छा रहा, लेकिन साथ ही साथ मेरी एक और जर्नी चल रही थी जो 1982 से शुरू हुई आफ्टर माय मैरिज, और वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं ये बीमारी ही नहीं है, एक्चुअली ये बीमारी है भी और नहीं भी है। बेसिकली ये ब्लड डिसऑर्डर है जो जेनेटिक है। जेनेटिक मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता है, और इसमें वुमेन इज अ कैरियर एंड मेल इज अ सफरर। दैट मीन्स कि वुमेन कैरी कर रही होती है हीमोफीलिया को, लेकिन उसको खुद को नहीं पता होता है कि वो क्या कैरी कर रही है, लेकिन वो आगे अपने बेटे को पास ऑन करती है। और जो मेल होता है वो सफरर होता है। सफरर इन द सेंस कि उसके ब्लड में एक फैक्टर कम होता है, या वो फैक्टर 8 होता है मेनली, या फैक्टर 9। बहुत रेयर केसेस में फैक्टर 7 भी कम हो जाता है और 5 भी, लेकिन वो माइनर फैक्टर्स हैं। फैक्टर 8 और 9 जो होते हैं मेजर फैक्टर्स हैं। अगर वो कम है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी जरा सी उस पे प्रोवोकेशन पे, या कभी कभी वैसे रैंडम, और वो इंटरनल हो या चोट लगे तो एक्सटर्नल हो, तो वो रुकता नहीं है। क्योंकि जो फैक्टर 8 फैक्टर 9 है वो क्लॉटिंग करता है हमारे ब्लड में, तो क्लॉटिंग नहीं होती। हमारे यहाँ जैसे लग जाता है नॉर्मल लोगों के, किचन में कट गया तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। हीमोफिलिक्स का ब्लड बंद नहीं होता है। तो कभी कभी मेजर एक्सीडेंट हो या इंटरनल भी मेजर हो जाए तो वो आपका लाइफ रिस्क वाला पोजीशन आ जाती है। इंटरनल में ये होता है कि अगर किसी जॉइंट के पास ब्लीड इकट्ठा हो गया तो आपका जो जॉइंट है वो मूव नहीं कर पाता, उसकी मूवेबिलिटी खत्म हो जाती है। इट इज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सफर करता है सिर्फ उसी को पता चलता है। सो 1983 या 82 से पहले जो कुछ बहुत रेयर डॉक्टर्स थे जिनको ये पता था कि हीमोफीलिया क्या होता है। नर्सेस वगैरह को भी नहीं पता होता था, इवन पैरामेडिकल्स को नहीं पता होता था कि क्या होता है। तो 83-84 में हमने न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देके इसके बारे में बात करी और लोगों को बताया कि अगर आप भी अपने आसपास जानते हो जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, सिंपल लैंग्वेज में जिनका ब्लड बहने शुरू होता है तो बंद नहीं होता, तो हमारे साथ कनेक्ट करें। मेरे हस्बैंड हीमोफिलिक थे, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने सीए करी हुई थी, वेल अवेयर थे, और बाहर से उनके काफी कांटेक्ट रहे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स का वो सर्कल बनाया जिसमें और हीमोफिलिक्स आए, तो सबने मिलके 85-86 तक हमारा बहुत बड़ा ग्रुप बना, जिसमें हमने फिर पूरा अपना आगे के क्या करना है हमको एक रोड मैप बना। सो उसमें हमने पहले तो बाहर से ही सपोर्ट ली, बाहर की कंट्री से, और एक वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन है जिसके साथ हमने मेंबरशिप ली। वहां से हमको एजुकेशन मटेरियल मिला। उसके बाद हमको वहां से बाहर से इंजेक्शन भी मिलता था जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के होते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था। तो वो इंजेक्शन लगाने से क्या हीमोफिलिक पेशेंट जो है वो बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी में आपको इंजेक्शन चाहिए। वो डिपेंड करता है फैक्टर लेवल और बॉडी वेट पे। तो क्योंकि जब ब्लीड होता है तो फैक्टर का लेवल एकदम डाउन हो जाता है, उसको नॉर्मल लाने के लिए कितना करना है वो कैलकुलेट करने पड़ता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 5000 क्वांटिटी आयु का भी आप लगा रहे हैं तो वो उस टाइम 20-20 हजार का आता था। तो आज उस टाइम पे किसी के लिए भी लोअर मिडिल क्लास को, स्पेशली जहां से हमारे ज्यादा पेशेंट आते हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था
कि अगर महीने में 2-4 बारी भी बच्चे को ब्लीड हो गया खेलते खेलते तो वो उसको इतना लगवाए, और ये जरूरी नहीं ना कि वो एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा, 11 घंटे लगते हैं उसको लेवल पे आने पे फिर से। तो 11 घंटे में ब्लीड बंद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर से देना पड़ेगा। सो वो सब चीज, हाँ, इट वाज अ बिग चैलेंज कि कैसे लोगों को करेंगे। हमने इकट्ठा तो कर रहे हैं, बाहर से मंगवाए कुछ फैक्टर्स सबके साथ टाई अप करके, लेकिन ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती थी प्रॉब्लम। उसके बाद हमको ये डिसाइड करा सबने मिलके कि हमको अपनी गवर्नमेंट से लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं। सो उसके बाद हमने गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करने शुरू करे। मीनवाइल साथ ही साथ हमने हॉस्पिटल्स में वर्कशॉप करी, नर्सेस को अवेयर करा कि जब ऐसा होता है आपके पास पेशेंट आए तो उनको कैसे हैंडल करना है, आपने क्या क्या करना है, और इसमें इंट्रावेनस देना होता है जो इंजेक्शन होता है, तो आप घर में भी नहीं दे पाता था कोई। बाद में हमने सिखाया अपने मेंबर्स को कि इंट्रावेनस आप खुद ही करिए या उनकी फैमिली में से किसी को सिखा दो, ताकि रात बरात उनको भागना ना पड़े इधर उधर ना। फिर तो इनके लिए सोशली और इकोनॉमिकली ग्रो करना ऐसी फैमिलीज के लिए जहाँ पे एक हीमोफिलिक पेशेंट है, ये अपने आप में उनके लिए बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि हर कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत रेगुलर और बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होने की वजह से। तो ऐसी फैमिलीज को लाइफ में क्या चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे सपोर्ट किया? कंचन जी, ये सिर्फ ये बात नहीं थी कि फाइनेंशियली नहीं कर सकते, वो एक सेकेंड पार्ट है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक चैलेंज बहुत बड़ा था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था ना कि क्या डिसऑर्डर होता है। और जब धीरे धीरे उनको पता चला कि मदर की साइड से आता है, तो बाहर से लोग करते थे अपनी डॉटर इन लोग की, नहीं तुम अपने घर वापस जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ गई। तो 1995 तक हमने ये प्रॉब्लम बहुत झेली। हमारे लिए एक वो भी टारगेट चैलेंज हो गया था कि उनको हम रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे ऐसी लेडीज को। और बहुत सारी हैं मेरे नोन में, जितनी बहुत आई, उनको समझा रहे हैं हम कि ये ऐसे नहीं होता। उसको नहीं मालूम है कि उसको ये प्रॉब्लम, उसकी फैमिली को भी नहीं मालूम है कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते थे, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे थे, उस टाइम होते थे ऐसे लोग, इवन दिल्ली में भी उस टाइम ऐसे लोग थे जो इतने पढ़े लिखे नहीं थी फैमिलीज, वो लेडीज मानने को तैयार नहीं होती थी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फाइनेंशियल वाला चैलेंज अभी भी बहुत लोगों के साथ है, लेकिन अभी बेटर हो गया है। तो वो धीरे धीरे हमने करा कि हम इनको प्रोवाइड करें किसी तरह इंजेक्शन। तो हम देते थे, हम जो बाहर से मंगवाते थे देते थे, कि जिसको जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको दिया, जो कम पैसे दे के भी ले सकता है उसको वैसे भी करा। तो इसके लिए कोई संस्था आपके साथ जुड़ी या हीमोफिलिक फेडरेशन ही आपको हेल्प करती थी? हमें मेनली हीमोफीलिया ही करती थी। हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे लोगों से डोनेशन लेते थे कि वो होता चाहिए, लेकिन हमारा ये जो है धीरे धीरे हमारे पास अराउंड 15-20 हजार पेशेंट हो गया ऑल ओवर इंडिया। तो ये इतनी डोनेशन से नहीं चल सकता था। फिर अर्ली 2000 में हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया कि हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो हमने दिल्ली से ही स्टार्ट करा था, दिल्ली गवर्नमेंट को अप्रोच करा कि हमें ये मिलना चाहिए। जब थोड़े टाइम कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो फिर हम कोर्ट में लेके गए कि ये हमारे राइट टू लाइफ में आता है ये, और ये लाइफ सेविंग है, तो ये मिलना चाहिए। तो लकीली अच्छे जज थे जो अंडरस्टैंड कर सके, और विद इन 1 ईयर फिर हमारा केस हमने ये जीता। और दिल्ली में उसी टाइम उन्होंने स्टार्ट करा ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, लोकनाथ नायक जो है LNJP में और DDU में, वहां पे करा। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और छोटे हॉस्पिटल्स में भी ये मिलना शुरू हुआ। तो ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अब ये इंजेक्शन, ये इलाज अब अवेलेबल है। तो वी वांट एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफिलिक, ये ऐसे परिवार जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसके लिए मदद पा सकते हैं। हाँ, और कुछ और बिल्कुल ठीक, और कुछ इसके बारे में एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि जब नए पेशेंट आते हैं तो मदर है उसको इतना पता नहीं है, जब तक वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगी तो वो डरती है कि मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे बच्चे के साथ ये। तो हमने वो जो अपनी एक सोसाइटीज बनाई हुई, जैसे दिल्ली में भी है, उसमें हम उनको बुलाते हैं जब हमें पता चलता है, तो फिर वो और लोगों को मिलती है ऐसी फैमिलीज को कि इनके भी ये प्रॉब्लम थी और इन्होंने भी सरवाइव करा। तो हम उनको गाइड भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, हमारे पास मटेरियल है जो वो देते हैं उनको, ताकि वो इतना घबराए ना, एक टेंशन करके वो बैठ जाएंगी तो कुछ होगा नहीं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और देखें कि जब बच्चे